हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम लेक्चर अपना 13 कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर हम शुरू करेंगे अपना 3rd। आज नए चैप्टर की शुरुआत होगी। वो हमारा क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन हमने पहले भी अपने 9th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, तो खुश होने की बात है कि हमें बेसिक्स इसका बहुत सारा पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार हम सारा अपना जो 9th 10th में हमने पढ़ा है उसे एक बार थ्रू आउट कर लेंगे, रीड आउट हो जाएंगे उससे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, मोशन क्या आप लॉज नाम सुनते हैं हमें क्या आता है? 3 लॉज ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो, ठीक है। तो वो तो मैम ने हमें खूब रटवाए हैं, खूब रट्टे मारे हमने कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, जब कोई भी रेस्ट पे होती है बॉडी, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। उसकी चेंज नहीं होगी। मीन्स कोई भी अगर रेस्ट पे है या फिर कोई भी एक मूवमेंट में है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी और ना ही पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। वो हम अलग अलग पार्ट करते थे। सेकंड हम करते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होता है हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था? ये तो हमने बहुत ही पढ़ा है। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई भी हम करते हैं उसकी एक अपोजिट रिएक्शन भी होती है, ठीक है। ये लाइन तो हमने पढ़ाई है। इसके बाद क्या है कि अब जब हमने 9th 10th में पढ़ लिया है, उसके बाद 11th में भी अगर आपके सिलेबस में है तो कुछ तो अलग बात होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स आएगी जो हम एज अ एग्जाम्पल उन्हें यूज करते थे, अब इस चैप्टर में हम उन्हें प्रूव करेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, सिंपल है, बट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स स्कोरिंग उसमें उतनी ज्यादा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, आपने 9th 10th में किए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो आज हम करेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। फोर्स है, फोर्स का आपको पता है पुल और पुश होता है उसमें, ठीक है। तो उनकी हम डायरेक्शन हमने एक बार अच्छे से पढ़ी है 9th क्लास में। एक बार मैं फिर से आपको डायरेक्शन बता दूंगी, क्योंकि डायरेक्शन का ही इस चैप्टर में बहुत एक बड़ा खेल है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन पता है फोर्स की अगर मैं इस तरफ खींच रही हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लगेगी, अगर मैंने किसी भी चीज को उस तरफ पुल किया तो किस तरफ डायरेक्शन लगेगी फोर्स की, एक ही चीज को मैंने एक ही टाइम पे इस तरफ भी पुल किया, इस तरफ भी पुल किया, ठीक है, तो मेरी किस तरफ वो मूव करेगी। अगर मूव मेरी इस तरफ हो जाती है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है पहले भी। एक बार हम फिर से इसे अपने ब्रेन में जूम आउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में यही वाला कंसेप्ट है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता था बेटा? टर्म होती थी हमारी फोर्स, ठीक है। फोर्स टर्म होती थी मेरी। फोर्स में क्या लिखती थी? पुल और पुश। सिंपली आपने फोर्स को देखा है, उसे हम कैसे डिफाइन करते थे? सिंपली पुल और पुश, ठीक है। पुल और पुश करके हम किसी भी या तो चेंज कर देते हैं, चेंज दिस स्टेट, और ट्राई टू चेंज दिस स्टेट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की मैं पुल और पुश करके या तो उसकी स्टेट चेंज कर देती हूँ या ट्राई करती हूँ चेंज करने की। जैसे मानो कि यहाँ पे ये है, अगर मैंने इसको इस तरफ किया तो मैंने इसकी स्टेट चेंज करी, इस तरफ किया तो स्टेट चेंज करी, ठीक है। तो सिंपली मेरा क्या है? फोर्स क्या होता है? ये पेन है, यहाँ ये पेन है, अगर मैंने इसमें फोर्स लगाया इस तरफ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसे मूव कराना चाहती हूँ उस तरफ, मैंने फोर्स लगाया, इसे क्या किया? पुश किया उस तरफ मैंने, तो मैंने इसकी स्टेट चेंज करी, तो इस पे क्या बोल सकते हैं कि मेरा फोर्स लगा, ठीक है। अगर ये यही रहता, ठीक है, पोजीशन मूव नहीं होती, अब क्या इस पे ये ऐसे है, क्या इस पे अब फोर्स हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसके स्टेट चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ। ये क्या है? स्टेबल। इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या फिर ये रेस्ट पे है, ठीक है। आपने ये ऑब्जेक्ट पढ़ोगे रेस्ट पे, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या फिर किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसी ये 9th क्लास में 8th क्लास में खूब पढ़ी है, ठीक है। हमारे एक प्रॉपर चैप्टर होता था तो उसमें हमने ये बेसिक्स पढ़े थे। तो सबसे पहले पुल और पुश आप समझे। अब देखो कि अगर मैंने पुश किया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरफ पुश किया, अभी उस तरफ गया, तो फोर्स की डायरेक्शन मेरी किस तरफ होगी? इसी डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने इस तरफ पुश किया तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन भी उस तरफ ही होगी। अगर मैंने पुल किया तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मी होगी, ठीक है। इसमें मैंने पुश किया तो पेन मेरे से
अवे गया तो फोर्स की डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम मी, ठीक है। मैंने पुल किया, फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, टुवर्ड्स मी, ठीक है। तो जिस तरफ मेरा पुल और पुश होता है उसी तरफ मेरे फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, पुल और पुश गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसे मानो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरफ पुश किया, इस तरफ पुश किया, डायरेक्शन मेरी स्लाइटली इस तरफ मूव हो गई। इट मीन्स जो मेरा इस तरफ खींचने वाला फोर्स था वो ज्यादा है इससे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स ग्रेटर देन दिस। अगर ये मान लो मेरा एफ ए था, एफ बी है, इस तरफ मेरा पॉइंट बी, इस तरफ मेरा पॉइंट ए। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट बी की तरफ आया इट मीन्स मेरा एफ बी ग्रेटर देन एफ ए है, ठीक है। और मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एफ बी माइनस एफ ए। ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये सब आपने अपनी शुरुआत की प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, 8th to 10th आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता था, ये हमारा होता था सिंपली फोर्स। इसके बाद मानो कि मैं रेस्ट पे को बोलती हूँ, अगर ये कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है, ये यहीं पे है। अगर ये जब 2 बजे थे ये तब भी यहीं थी, 4 बजे ये तब भी यहीं थी, जब मेरी वॉच में 6 बजे तब भी ये यहीं थी। इट मीन्स अगला दिन भी आ जाए तब भी यही है। तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज ऑन रेस्ट। और ये क्या है, सिंपली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई भी एक यहाँ पे है गाड़ी, ठीक है, जब मेरा 1 बजा तब वो यहाँ थी और उसने फिर आगे वो 5 किलोमीटर गई जब मेरी 2 बजे, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर गई वो आगे जब 3 बजे, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, हर 1 किलोमीटर में वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस ले रही है। यहाँ पे भी 5 थी, यहाँ पे भी अगर वो 4 बजेंगे तब भी 5 ही किलोमीटर जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑन यूनिफॉर्म मोशन। ये मेरी क्या हो गई, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये सब मेरा बेसिक्स था। अब क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे सिंपली लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ मेरा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ होता है मेरा, इट विल बी लॉ ऑफ इनर्शिया। आप यहां से देख सकते हैं मैं फर्स्ट लॉ को क्या लिख रही हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। कई बार होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पहले भी होता था, अब भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये पूछ रहे थे कि जो न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ है वो किसके लिए है, ठीक है। व्हेन पार्टिकल ऑन रेस्ट, पार्टिकल इन मूवमेंट, ठीक है, पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मोशन, तो वो किस लिए होता है, तो वो क्या होता है, इनर्शिया के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, इनर्शिया। वी विल टेक इट और गॉट 1 मार्क, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट में पूछ लेते हैं, तो मैं इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी याद रखूंगी फर्स्ट लॉ के साथ। तो मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, when no external force applied, position of an object does not change, ओके। मैं इसे ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि किसी भी जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करती हूँ, ठीक है, तो मेरी पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी, तो वो मेरा क्या हो जाता है, और बॉडी मेरी वहीं स्टेशनरी होगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। और अगर वो स्टेशनरी थी तो वो स्टेशनरी ही रहेगी, और अगर वो किसी भी मूविंग यूनिफॉर्म मूविंग थी तो वो यूनिफॉर्म मूविंग ही रहेगी, ठीक है। तो कोई भी जो स्टेट में है, जिस भी स्टेट में, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर वो किसी भी रेस्ट पे है एक पोजीशन पे, तो वो चेंज नहीं होगी अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा ये पेन यहाँ था, अगर मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये यहीं रहेगा, चाहे कल हो जाए, परसों हो जाए या 1 साल चला जाए, ठीक है। तो इसलिए ये पेन यहाँ है तो यहीं रहेगा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तभी इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया। मेरा मेनली इनर्शिया क्या होता है, वैसे अगर कई बार पूछ लेते हैं, डिफाइन द टर्म इनर्शिया, देन द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच it remains in the same position is called inertia.
इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट रिमेन्स इन द सेम पोजिशन। इट मीन्स अगर ये रेस्ट पे थी तो ये रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मेरा क्या होगा, इनर्शिया। ठीक है, इसकी एक ये मेरा इंपॉर्टेंट होता है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास मेरा क्या होता है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इट विल बी ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल बी इनर्शिया। इनर्शिया मेरा क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मेरा ज्यादा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मेरा इनर्शिया होगा। ठीक है, मीन्स जितनी भारी कोई भी बॉडी होगी उस पे वो उसी पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ मेरा क्या होता था, न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ a momentum of a body is directly proportional to external force and force and in the direction of force। ये क्या होता है, dp by dt is directly proportional to force। ये मेरी फोर्स की होती है। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा एक्सप्रेशन होता है जो 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मेरा मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के होता है। अगर मैं इसे मैथमेटिकली करूं, ठीक है, हियर p इज मोमेंटम एंड F इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया है वो मेरा F है। तो dp बाय dt, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के किसी कांस्टेंट k को लगाती हूँ तो क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं k को 1 मानूं, कांस्टेंट मेरा 1 है, देन dp बाय dt विल बी f। ठीक है, अब देखो मेरा मोमेंटम मेनली होता है क्या है, mv। ठीक है, मोमेंटम मेरा mv होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ d बाई dt ऑफ mv इज इक्वल टू f, एज m इज कॉन्स्टेंट तो मैं इसे बाहर लेके d बाई dt ऑफ v f कर सकती हूँ। ये मेरा क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है मेरा, एक्सेलरेशन। देन फोर्स कैन बी रिटन एज ma। तो यहाँ से मेरा फोर्स का एक न्यू फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज F इज इक्वल टू ma। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है किसी भी, आप जब MCQ वगैरह में या फिर कोई भी आप छोटा मोटा टेस्ट होता है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, every action according to Newton third law of motion, every action has equal and opposite reaction। ओके, अगर मेरा ये कोई भी एक बॉडी है A, यहाँ पे कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे A बॉडी, ये B, अगर इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, दैट इज F ऑफ ए बी। अगर इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ F ऑफ बी ए, देन F ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ F ऑफ बी ए, क्योंकि इनकी क्या है, डायरेक्शन चेंज है। अगर मैं इसे करूं देन F ऑफ ए बी प्लस F ऑफ बी ए विल बी 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है कि अगर इसका सबसे मेन एग्जाम्पल होता है स्विमिंग। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर को पुल करते हैं बैक साइड। ठीक है, हम अपने हैंड से क्या करते हैं, पुल करते हैं
बैक साइड, और फिर क्या होता है, हमने बैक साइड पुल किया और जो वाटर होता है वो हमें किस तरफ पुश कर देता है, फ्रंट साइड। ठीक है, तो जो हम वाटर पे लगा रहे हैं वो रिएक्शन करी और उसका अपोजिट रिएक्शन हमें कब मिल रही है, जो वाटर हम पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्विमिंग एग्जाम्पल। वॉकिंग भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। वॉकिंग है, अब अपने स्टेप्स फॉरवर्ड कर रहे हैं और साथ के साथ हमने फॉरवर्ड किया और साथ ही हम जो जमीन होती है, जो भी अर्थ होती है, ठीक है, उसे हम पुश करते हैं बैक साइड ऐसे। ठीक है, ऐसे पैर उठाते हैं तो हम फ्रंट में जाते हैं, पुश करते हैं अर्थ को बैक साइड, और हम किस तरफ मूव हो जाते हैं, फ्रंट साइड। ठीक है, हम आगे पुश हो जाते हैं जबकि हम अर्थ को पुश करते हैं बैक साइड। इसलिए वॉकिंग और स्विमिंग हमारी न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉसिबल है न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। तो स्विमिंग और वॉकिंग इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब जो मैं एप्लीकेशन कराऊंगी वो आपकी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, फनी भी है और बेसिक लाइफ की आपकी, आप घूमने जाते हो कहीं भी, ठीक है, अब मॉल वगैरह जाते होंगे कपड़े खरीदने, उसके बाद आप लिफ्ट में जाते हो या स्टेयर से जाते हो। ठीक है, अगर आप आलसी हो तो लिफ्ट से जाओगे, वरना स्टेयर से, तो स्टेयर से बहुत कम ही जाते हैं। तो हम कभी कभी मानो कि लिफ्ट में गए, ठीक है, जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो अजीब पेट में हलचल सी होती है। ठीक है, एकदम जब लिफ्ट रुकती है तब भी अलग सा लगता है ना। ठीक है, हैबिचुअल होने के बाद नहीं लगता, जब आप किसी फर्स्ट टाइम जाओगे तो बहुत ज्यादा फील होता है। ठीक है, एकदम नीचे आओगे तो भी अपने शरीर में कुछ अलग सी फीलिंग्स देखोगे आप। ठीक है, मीन्स अलग ही होता है। तो वो क्या होता है, मेनली वो आपका वेट से होता है। ठीक है, वेट से कोरिलेट होता है। अब मैं वही प्रॉब्लम कराने वाली हूँ, आपकी एप्लीकेशन है ये न्यूटन्स लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो लिफ्ट है, तो मानो कि मेरी फर्स्ट है एप्लीकेशन लिफ्ट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिफ्ट प्रॉब्लम। अब ये मानो कि कोई भी लिफ्ट है, ठीक है, इसमें 3 केसेस हैं। ठीक है, when acceleration is 0, when acceleration is upward and when acceleration is downward। ठीक है, ये मेरे 3 केसेस हैं। अब देखो यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ हैं तो हमारे एक अर्थ पे हमेशा आपको पता है कि फोर्स लगता है टुवर्ड्स अर्थ, वो क्या होता है, mg। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh हो जाती है, तो हमारा जो अर्थ पे फोर्स लगता है वो क्या होगा, mg। और जो हमारा एक्चुअल फोर्स है वो क्या है, हमारा r। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा मानो एक्चुअल ये टुवर्ड्स अर्थ मेरा फोर्स है, और जो मेरा एक्चुअल वेट है वो r, ये टुवर्ड्स अर्थ, एंड दिस इज माई r एक्चुअल वेट। ओके, वैसे मेरा r नहीं है एक्चुअल वेट, r किसी का भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक जंक्शन है कि r वेट है। ठीक है, आपका अलग अलग है, किसी का 60 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 90 भी होगा, किसी का 200 भी होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि 200 वाले के लिए लिफ्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे 3 केसेस आ जाते हैं। ए इज इक्वल टू, जब कोई मेरा एक्सेलरेशन 0 या फिर वो अपवर्ड लगता है या डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, अब सिंपली अपवर्ड और डाउनवर्ड होने का मतलब क्या होता था बेटा, अगर कोई भी मैंने किसी भी बॉडी को पुल किया और पुश किया, ठीक है, मैंने टुवर्ड्स, ये मेरी बॉडी है, अगर मैं इस तरफ भी खींच रही हूँ, इस तरफ भी खींच रही हूँ, ठीक है, बट मेरी इस तरफ जाती है, इट मीन्स जो मेरा इस हाथ का फोर्स था, इस हाथ के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो ग्रेटर देन दिस था। ठीक है, तो इसलिए ये उस तरफ गई। और जिस तरफ मेरी जब डायरेक्शन जाती है, अगर मानो कि मैंने इस तरफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इस तरफ खींचने में लगाया 8 न्यूटन, तो मेरा पेन किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, मेरे लेफ्ट की तरफ गया और मेरा फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स मेरा क्या होगा, 10 - 8 2। ठीक है, 2 न्यूटन, और मेरी डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की क्या होगी, दिस वन। ठीक है, तो मेरा यही कंसेप्ट इसमें यूज होगा। अगर फर्स्ट केस है मेरा व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट देन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो मेरा r इज इक्वल टू mg, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। बट अगर जब मेरी लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे आती है, उन केसेस में मेरा क्या होगा, द सेकेंड वन इज
तो यहां से मेरा क्या आ जाता है, ये ट्रू वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट। इस वाले एक्सप्रेशन में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि आपका ट्रू वेट और अपेरेंट वेट लिफ्ट प्रॉब्लम में कब होता है, ठीक है। तो आप बताएंगे व्हेन एक्सेलरेशन 0 होता है, कि मीन्स हमारी लिफ्ट रेस्ट पे होती है, तो हमारा ट्रू वेट और अपेरेंट वेट इक्वल होता है, ठीक है। इस वाले जो भी मैं प्रॉब्लम कराने जा रही हूँ, इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम है उसमें से अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में देखोगे। तो बहुत ही ज्यादा समझने वाला चैप्टर है। एज अ फन लीजिए, बड़े प्यार से समझिए। आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आपको ये मानो कि फिजिक्स समझ में आ गई, ठीक है। ये वाला चैप्टर पूरा कंसेप्चुअल बेस है, ठीक है। तो आप यहाँ से अब देखो, कोई भी मेरी लिफ्ट जब रेस्ट पे थी तो मेरा ट्रू वेट और अपेरेंट वेट इक्वल होगा। अब कोई आप रेस्ट पे खड़े हो, ठीक है, लिफ्ट में जब वो चल नहीं रही है तो आपको कुछ फील होता है? नहीं। तो आप वहां से क्या ले सकते हैं कि हमारा जो ट्रू वेट और अपेरेंट वेट है, मीन्स हमारा जो ट्रू वेट, मेरा कोई भी ट्रू वेट है, ठीक है, 60, 40, 30 जितना भी है ट्रू वेट है, तो वो मेरा अपेरेंट वेट मानो अर्थ के टुवार्ड्स कितना लगता है, ठीक है, वो मेरा और मेरा जो ट्रू वेट है वो इक्वल होगा। मानो कि मेरा 50 है तो 50 और जो मेरा अर्थ के टुवार्ड्स लगेगा वो भी 50 होगा, ठीक है। तो मेरे दोनों वेट इक्वल होंगे। अब देखो, अब या तो लिफ्ट ऊपर जाती है, हमें लेके किसी हम अपर फ्लोर पे जा रहे हैं या फिर ग्राउंड फ्लोर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। वो कैसे होते हैं? वो हमारे ड्यू टू वेट होते हैं सारे, ठीक है, वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो क्या होता है, ऊपर जाते हैं तो वेट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज, या फिर नीचे आते हैं इंक्रीज होता है, डिक्रीज। तो अब हम वो सिंपली इस एक्सप्रेशन से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a। तो यहां से मानो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स मेरा r ज्यादा था। कोई भी जब मेरा, मानो कि मैंने इस तरफ लिया, इस बॉडी को खींचने में 10 न्यूटन इस तरफ लगा रही हूँ और 8 न्यूटन इस तरफ लगा रही हूँ, ये स्लाइटली इस तरफ आई 10 न्यूटन वाले की तरफ, तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, 10 - 8 विल बी 2n, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, जब मेरा एक वेट लग रहा था r, बॉडी मेरी जा रही थी, लिफ्ट मेरी जा रही थी अपवर्ड, एक मेरा फोर्स था r और एक फोर्स था मेरा mg। तो इस वाले केस से मेरा क्या आएगा, जिस तरफ बॉडी मूव हुई वो वाला माइनस अपोजिट इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, जिस तरफ मेरी गई, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, मेरा फोर्स यहां से आएगा, सिंपली मेरा फोर्स आया ये 10 न्यूटन जिस तरफ जा रही थी उस तरफ, और जो अपोजिट साइड वाला था वो, तो मेरा फोर्स की वैल्यू आई। तो इस वाले केस में मेरी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी r - mg इज इक्वल टू f। गॉट इट। यहां से अब देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं r - mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो r क्या मैं इसे ऐसे अरेंज कर सकती हूँ, r इज इक्वल टू ma प्लस mg। इफ आई टेक m इज कॉमन देन a प्लस g, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या था मेरा ट्रू वेट, ये क्या था मेरा अपेरेंट वेट, ठीक है। हम ऊपर जा रहे हैं, अब देखो कि अपेरेंट वेट में कुछ ऐड हो रहा है, इट मीन्स मेरा ट्रू वेट अपेरेंट वेट से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम लिफ्ट ऊपर जाती है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, ट्रू वेट ग्रेटर देन अपेरेंट वेट। जब हम ऊपर जाते हैं लिफ्ट में तो हमारा वेट जो हमारा एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लिफ्ट में मापने बैठोगे वो 61 kg हो जाएगा, 60 का या 62 kg हो जाएगा, बट आपको ऐसा फील होगा भारी भारी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपको ज्यादा खींचेगा, लिफ्ट का आपको एक्सेलरेशन ऊपर लेके जाएगा, तो दोनों में जब बैलेंस होगा उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है, ठीक है। इसलिए आपका ट्रू वेट इज ग्रेटर देन अपेरेंट वेट होता है, ठीक है। वो हमारा थर्ड है, व्हेन लिफ्ट is going downward with acceleration
ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा सेम कंसेप्ट है, आर ए डाउनवर्ड आ रही है एम जी, जिस तरह मेरा ज्यादा आ रहा है इट मीन्स मेरा एम जी ज्यादा है, ठीक है। आर मेरा इससे ज्यादा है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एफ। मेरी बॉडी अगर नीचे ही आ रही है, ठीक है, मेरा फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, इट मीन्स मेरा एम जी ज्यादा होगा। जिस तरफ मेरा फोर्स ज्यादा होता है रिजल्टेंट मेरा उसी तरफ होता है, तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से क्या आएगा, एम जी माइनस आर, एंड एफ कैन बी रिटर्न एज एम ए, देन एम जी माइनस एम ए is equal to minus r, then minus r is equal to mg minus a, ओके। अगर मैं r को अरेंज करती हूँ देन r is equal to m a minus g, ठीक है। अब यहां से हम देख सकते हैं r मेरा क्या था, ट्रू वेट, और मेरा a क्या था, एम ए जी क्या है मेरा, अपेरेंट वेट, ठीक है। अभी आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो जब मेरा आर इज इक्वल टू एम करते हैं तो उसमें से कुछ टर्म माइनस हो रही है, इट मीन्स आर से वो घट रही है, ठीक है। दोनों इक्वेट कब हो रहे हैं, जब एम में से कुछ माइनस हो रहा है, इट मीन्स मेरी आर की वैल्यू कम है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, जब मेरी डाउनवर्ड आती है लिफ्ट, तो जो मेरा ट्रू वेट होता है वो अपेरेंट वेट से कम होता है, इट मीन्स मुझे अपनी बॉडी हल्की फील होती है, ठीक है। हर एक ह्यूमन बीइंग को अपनी बॉडी हल्की फील होती है। जब हम किसी भी लिफ्ट में उसके साथ अपवर्ड जाते हैं तो हमें भारी फील होता है, क्योंकि हमारा ट्रू वेट अपेरेंट वेट से ज्यादा होता है, और जब हम डाउनवर्ड आते हैं तो हमारा ट्रू वेट अपेरेंट वेट से कम होता है, दैट्स वाई हमें फ्री फील होता है, ठीक है। अब ये मानो जब आप फ्रीली फॉल होते हैं, व्हेन फ्रीली फॉल, तो क्या होता है, ठीक है, मीन्स कोई भी आप जैसे बिल्डिंग से, आजकल सुसाइडल केस बहुत होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे कूद गया या कुछ भी गिर जाता है, आपका पेन गिर गया आपके हाथ से ऐसे, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होता है बेटे फ्रीली फॉल, जब कोई फोर्स ना लगा के ऐसे सीधा मूव होता है, तो वो उसमें हमारा मेन कंसेप्ट होता है ग्रेविटी, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, फ्रीली फॉल। एज वी नो आर इज इक्वल टू एम ए माइनस जी, ठीक है। फ्रीली फॉल में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर ए मेरा क्या होता है, इज इक्वल टू जी। इफ मैं r इज इक्वल टू एम ए जी माइनस जी करती हूँ, तो g माइनस जी विल बी 0, m मल्टीप्लाई बाई 0 विल बी r, तो फ्रीली फॉल में जो मेरा ट्रू वेट होता है वो क्या होता है, 0। इट मीन्स हमें इतनी ज्यादा हल्की अपनी बॉडी फील होती है कि जैसे हम वेटलेस हो, ठीक है, तो इट विल बी अ कंडीशन ऑफ वेटलेस, ठीक है। तो मोस्टली में क्या होता है कि कई बार हम जब ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ये होता है ना कि हमारा वेट कम हो, ठीक है। तो वेट कम करने के लिए अगर आपको किसी को दिखाना है कि मेरा वेट कम है, तो आप उसे लिफ्ट में नीचे आइए उसके साथ और बोल के देखिए कि अब मेरा वेट कम है, ठीक है। तो ये आप अपने वेट बढ़ाने के, वेट घटाने के आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे कि वजन बढ़ाए वजन घटाए, ठीक है। तो फिजिक्स भी हमें दे रहा है आइडिया कि हम वजन कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं और बिल्कुल 0 भी कैसे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा नंबर पे या आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फिजिक्स लगाइए, आप अपना वेट बढ़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम, अब हमने लिफ्ट प्रॉब्लम करी, एक और इसकी एप्लीकेशन होती है बेटा मासेस एंड पुली, मासेस एंड पुली प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने लिफ्ट प्रॉब्लम कराई, मासेस एंड पुली प्रॉब्लम कराई, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं या फिर एक्सप्रेशन में पूछ लेते हैं। मासेस एंड पुली प्रॉब्लम इज मच इंपॉर्टेंट देन लिफ्ट प्रॉब्लम, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल वही लगेगा जो आपका लिफ्ट प्रॉब्लम में लगा है, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, अगर बेटा कोई पुली है, ठीक है, एक बॉडी, आपने वो वाली कहानी सुनी होगी ना कि 2 बिल्लियां थी और एक बंदर था, वो उनका खाना खा जाता है, ठीक है। वो बोलता है कि मैं तोल के देता हूँ, जिस तरफ का खाना ज्यादा होगा मैं उस तरफ खा लूंगा, ऐसे करके वो तोलता रहता है और वो सब कुछ खा जाता है। तो वो जिस चीज में तोलता है बेटा वो पुली होती है, ठीक है। इट मीन्स एक मास उसके एक तरफ होता है, दूसरा मास दूसरी तरफ होता है, और वो दोनों अटैच होते हैं, ठीक है। जिस तरफ मास ज्यादा होता है उसी तरफ पुली डाउन जाती है, जिस तरफ कम होता है उस तरफ अप जाती है, ठीक है। तो मानो मेरा 2 बॉडी थी, दिस, अगर ये मेरा मास m की बॉडी है,
ये m है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, m ग्रेटर देन m है, ठीक है, क्योंकि मेरा डाउनवर्ड आई है तो m ग्रेटर देन m है। तो इस पे मेरा अपेरेंट फोर्स क्या होगा, m ऑफ g, और दिस वाली बॉडी पे मेरा अपेरेंट फोर्स होगा mg, ठीक है। टेंशन्स मेरी दोनों पे कितने कौन सी लगेगी, T, और इस पे भी T, ठीक है। टेंशन मेरी इस पे भी T और इस पे भी T, ठीक है। टेंशन मेरी लगी अपवर्ड, फोर्स मेरा कौन सा लगा, इस पे लगा मेरा अपेरेंट m ऑफ g, इस पे लगा मेरा स्मॉलर m और g, ठीक है। अब देखो बेटा, कंसीडर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप साथ के साथ नोट्स बनाइए इसके। कंसीडर n इनएक्सटेंसिबल। जब आपका एक्सप्रेशन पूछता है तो थ्योरी लिखनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि आपने कंसीडर क्या क्या किया है, जिस चीज को आप जिस चीज से शो कर रहे हैं, जैसे m को कौन से पुली के, ठीक है, कौन से मास से शो कर रहे हैं, m ग्रेटर देन m है, ये आपको शो करना जरूरी है, ठीक है। डायग्राम बना के आपको थ्योरी भी लिखनी होती है। स्ट्रिंग्स हैविंग मास m and m of a pulley, ठीक है, एंड m इज ग्रेटर देन स्मॉलर m, ठीक है। ये मेरा, मैंने इतना कंसीडर किया। इसके बाद क्या बेटा, T, टेंशन ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये देखो, इस तरफ क्या बेटा, डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जो डाउनवर्ड वाली कंडीशन लिफ्ट वाली प्रॉब्लम से मैं लूंगी, तो मेरा डाउनवर्ड आ रहा है इस केस में, तो मेरा mg माइनस t होगा, ठीक है, वो क्या होगा, f, और f मेरा क्या होता है यहां से ma, ठीक है, f विल बी ma बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इफ आई पुट इन आउट, देन mg माइनस t विल बी ma, ओके। ये मेरी इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट लेती हूँ, ठीक है, बट मेरा फोर्स देखो ma भी होता है, ठीक है। अब देखो, जो मेरी सेकंड वाली पुली है, इस वाली पुली में ये अप जा रहा है, इट मीन्स टेंशन क्या है मेरी, ग्रेटर देन mg है, तो मेरा फोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, T माइनस mg। लिफ्ट प्रॉब्लम से आपने समझा, जिस तरफ पुल हो रही है वो फोर्स माइनस जिस तरफ अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है ये, तो यहाँ पे T माइनस mg विल बी ma, ठीक है, फोर्स होता है ये। तो ये मेरी हुई इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन, इफ आई एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से क्या होगा, mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg विल बी ma प्लस ma, ठीक है। t से मेरा t कैंसिल आउट हुआ, प्लस t माइनस टी, तो यहां से क्या आया, mg माइनस mg इज इक्वल टू ma प्लस ma। m मैंने कॉमन लिया, g मैंने कॉमन लिया, मेरा आया m माइनस m, यहां से मैंने a कॉमन लिया, देन मेरा आया m प्लस m, ठीक है। तो यहां से मेरे एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, m माइनस m अपॉन m प्लस m ऑफ g, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्सलेरेशन आ जाता है। लिफ्ट प्रॉब्लम में हम क्या निकालते हैं, एक्सलेरेशन निकालते हैं। इसमें मेरा क्या आया, m माइनस m अपॉन m प्लस m ऑफ g। अब हम क्या निकालते हैं, टेंशन। लेट्स मूव टू टेंशन, टू कैलकुलेट टेंशन। ये वो वाली टेंशन नहीं है जो हम सबको होते हैं, ये है टेंशन फोर्स की, ठीक है। जिस तरफ हमारा फोर्स जाता है, इट इज अ टर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैं टेंशन को कैसे करती हूँ, मेरी इक्वेशन क्या थी, एक थी इक्वेशन mg माइनस टी इज इक्वल टू ma इक्वेशन फर्स्ट, और एक थी t माइनस mg इज इक्वल टू ma इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये मेरी थी। अगर मैं डिवाइड करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट by second, then mg minus t upon t minus mg will be m of a upon m of a। a से a मेरा कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन m of mg minus t is equal to t minus mg, कैपिटल M।
से अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो mg माइनस mt इज इक्वल टू mt माइनस mg। ठीक है, mmg के टर्म्स को मैं एक तरफ कलेक्ट करती हूँ, t वाले टर्म्स को अगर मैं एक तरफ कलेक्ट करूं, अगर मैंने इन टर्म्स को कलेक्ट किया mmg प्लस हो जाएगा mmg इज इक्वल टू mt प्लस mt। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा बेटा 2mmg, t कॉमन लिया तो m प्लस m। ठीक है, ये इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, t इज इक्वल टू 2mmg बाय m प्लस m। ठीक है, तो मेरा टेंशन क्या आ जाता है, t इज इक्वल टू m 2mm अपॉन g, या फिर ऐसे लिखो 2mm प्लस m प्लस m g। ठीक है, ये मेरा आ जाता है टेंशन, और मेरा एक्सप्रेशन क्या आया था यहाँ से m माइनस m अपॉन m प्लस m g। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या होते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन निकाल देता है, तो आप ये प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना। ठीक है, इसके बाद ये हमारे दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, लिफ्ट प्रॉब्लम एंड सेकंड इज मासेस एंड फ्लू प्रॉब्लम। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसी एप्लीकेशन है। अब इन पे डिपेंड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि इस पे जो आते हैं न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल बेसिस है, तो आप कंसेप्चुअल में बोल नहीं सकते कि आपसे थियरी पूछ रहे हैं या कंसेप्ट लगा के कोई भी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, या फिर आपसे एज इट इज न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 30 kg stands on a weighing machine lying on the floor of a lift. Okay, what is the weight of body when lifts move upward with acceleration? लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड एंड व्हेन बॉडी फ्रीली फॉल्स। हमने क्या किया था बेटा, हमने लिफ्ट प्रॉब्लम करी थी, उसमें हमने क्या किया था, अपवर्ड वाला केस किया था, डाउनवर्ड वाला किया था, और फ्रीली फॉल किया था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सीधा जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां पे a थी, यहाँ पे हमें दिए 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा क्या था, r मेरा क्या आया था वहां से m। अगर मेरी बॉडी कोई भी अपवर्ड जा रही है तो मेरा ट्रू वेट क्या होता था, अपेरेंट वेट से ज्यादा, तो मेरा अपेरेंट वेट से ज्यादा होगा तो प्लस वाले टर्म थी ma प्लस g। ठीक है, मास मेरा क्या दिया है यहाँ पे 30 kg। एज वी नो g की वैल्यू क्या होती है हमारी 9.8, तो यहाँ से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरा वेट क्या आ जाएगा, निकालना है क्या मुझे वेट, तो मेरा वेट यहाँ से क्या आ जाएगा m 30 2.2 प्लस 9.8, तो मेरा यहां से क्या आ जाएगा 30 12, तो यहां से मेरा वेट क्या आया 360 kg। मीन्स अगर मेरा कोई भी एक मास है 30 kg, वो ठीक है उसका 30 kg वेट है, तो उसका जो ट्रू वेट हो जाएगा वो उसे फील कितना होगा 360 kg। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ गया 360। ओके, सेकंड मेरा क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले केस में है लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज 2.2 मीटर सेकंड। ठीक है, तो मेरा लिफ्ट मूव डाउनवर्ड होती थी, तो मेरा क्या आता था m g माइनस a। ठीक है, मेरा m क्या आता था g माइनस a की वैल्यू मुझे क्या है 2.2, g की वैल्यू 9.8, मास मेरा कितना गिवन है 30, देन वेट विल बी 30 9.8 minus 2.2, it will be 37.6। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ गया ये 228 न्यूटन। ठीक है, तो मेरा फोर्स क्या आया था वहां से, फिर 22 वेट क्या है मेरा 228 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स जो मेरा वेट होता है ये एज अ फोर्स ही होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 228 न्यूटन। और व्हेन द थर्ड वन इज व्हेन बॉडी इज फ्रीली फॉल में मेरा क्या आएगा व्हेन W इज इक्वल टू mg माइनस a, क्योंकि नीचे आ रही है, नीचे गिरेगी तो हम डाउनवर्ड वाला केस लेंगे। अब यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन होगा 9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा वो, और g भी क्या होगा 9.8। व्हेन पुट इट 30 9.8 minus 9.8 will be 0, then W will be 0। ठीक है, तो वहां पे मुझे क्या फील होगा कि मैं वेटलेस हूँ,
ठीक है, कोई भी जो बॉडी और जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वेटलेस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस करके आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। द सेकंड वन इज अ मास ऑफ 5 kg। ठीक है, आपसे ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछेंगे, कंसेप्चुअली बेसिस है। ठीक है, तो आ मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। स्टैंडिंग फोर्स मुझे क्या गिवन है, 1 न्यूटन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द मास इन 10 सेकेंड। टाइम मुझे कितना गिवन है, 10 सेकेंड। फोर्स मुझे कितना गिवन है, 1 न्यूटन। फोर्स वैसे सिंपली होता है क्या है, MA। ठीक है, तो यहाँ से MA मेरा क्या होगा, 1 न्यूटन, और मास मेरा कितना गिवन है, 5 kg। इफ आई पुट इट हेयर 5A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मुझसे क्या पूछा, हाउ मच डिस्टेंस। मेरे पास टाइम भी है। ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट पे था, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी की भी वैल्यू है, टाइम की भी वैल्यू है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, डिस्टेंस पूछे है, तब कैन आई यूज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, S इज इक्वल टू UT 0, टाइम कितना है मेरा 10 सेकेंड, प्लस हाफ, A कितना है मेरा 1/5 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वाली टर्म मेरी हुई 0 ट्वाइस 5, तो मेरा S क्या आ गया यहाँ से 10 मीटर। ठीक है, तो अगर किसी भी एक बॉडी पे मास उसका 5 kg है, फोर्स 1 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 सेकंड में कितना मूव करेगी डिस्टेंस से, सिंपली ये पूछा था। तो हमारे क्या आ गया, वो 10 मीटर, उस जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे मूव कर जाएगी 10 मीटर। ठीक है, फिर डिस्टेंस आ गई। ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे इसके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्गो 1000 kg is moving with a speed 36 km per hour on a level road. Calculate the retarding force required to stop the car in a distance of 50 meter. ठीक है, अब कोई भी मेरी एक कार थी जिसका वेट कितना है 1000 kg, तो मुझसे क्या पूछा है, अगर वो 36 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, u इज इक्वल टू मेरा 36 किलोमीटर पर आवर है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स बेटा सिंपली होता है कि किसी भी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। ऐसे अगर किसी भी चीज को मैं ऐसे मूव कर रही हूँ तो रिटार्डिंग फोर्स मेरा इसे ऐसे पुल करेगा। ठीक है, अगर ये इस तरफ पुल हो रही है तो रिटार्डिंग फोर्स इस तरफ पुश करेगा। रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इससे आप देखिए पुल कर रहे हैं देन पुश इट विल बी अ रिटार्डिंग फोर्स, हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रिटार्डिंग फोर्स मेरा इस पे कितना होगा, जैसे ये कार ऐसे मूव कर रही है तो रिटार्डिंग फोर्स मुझे अगर ये 50 मीटर पे रोकनी है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये 50 मीटर डिस्टेंस पे रुक जाए। ठीक है, तो यही मेरा रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, तो मेरी क्या पूछा, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो मेरे से पूछा क्या सिंपली क्वेश्चन में, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, अब मुझे देखो इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, मुझे रोकनी है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होगी 0। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करती हूँ तो 36 मल्टीप्लाई 5/18 ट्वाइस दैट इज 10 मीटर पर सेकंड मेरी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई यहाँ से 0। डिस्टेंस मुझे गिवन है 50 मीटर। ठीक है, मुझे कितने पे रोकना है 50 मीटर पे। तो क्या मैं यहाँ से एक्सेलरेशन यूज कर सकती हूँ, मुझे रोकने के लिए क्या चाहिएगा, एक्सेलरेशन ही तो चाहिएगा। जो मेरा फोर्स होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन होगा, तो मुझे क्या चाहिए, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। तो मेरे पास v की भी वैल्यू है, u की भी, s की भी। दैट कैन आई यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए। 0 माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a 50। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, -100 विल बी 2 इंटू a इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू मेरी क्या आएगी -100 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 2 ट्वाइस दैट इज -1। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा कितना चाहिएगा, मीटर पर सेकंड। यहाँ से माइनस क्या हो रहा है बेटा कि ये रिटार्डिंग है। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, इस तरफ मूव कर रही थी तो आपका एक्सेलरेशन अब इस तरफ लगेगा। सिंपली माइनस टर्म क्या शो कर रही है कि ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। अब मेरे से क्या पूछा है, फोर्स। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया और मेरे पास मास क्या था, मास इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है,
तो मेरा फोर्स क्या आ जाएगा, m इंटू ए, दैट विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय -1 -1000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, द फोर्स विल बी रिटार्डिंग। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मेरा जो फोर्स की वैल्यू इन्होंने पूछी थी वो क्या आ गई, -1000 न्यूटन। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू द रेस्ट व्हेन अ रिटार्डिंग फोर्स इज 40 न्यूटन इज अप्लाइड। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या निकाला था, रिटार्डिंग फोर्स, जबकि हमें टाइम और वो सब कुछ गिवन था। इसमें क्या है कि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन, जब रिटार्डिंग फोर्स भी गिवन है, मास भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। ठीक है, तो मास ऑफ बॉडी मेरा क्या है, 20 kg। ठीक है, स्पीड मेरा क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी u थी, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या करना है कि ये रोकनी है, कम टू द रेस्ट, कम टू द रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकती हूँ, रिटार्डिंग फोर्स मेरा गिवन है 40N। तो मुझे क्या निकालना है, सिंपली टाइम। ठीक है, ये मेरा किसके इक्वल होता है, ma। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो यहां से मास की वैल्यू मुझे गिवन है, कैन आई कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम देयर, then 40 is equal to 20 multiply by, it is a retarding force, therefore a minus sign before this, then a acceleration will be -2 मीटर पर सेकेंड। एज हमारा फोर्स रिटार्डिंग है तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, रिटार्डिंग। अब हमारे पास क्या है, टाइम निकालना है, u की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, कैन आई यूज दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। मुझे क्या निकालना है, टाइम। फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी मेरी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। देन पुट द वैल्यू 5। एक्सेलरेशन मेरा क्या है, -2। निकालना क्या है, टाइम। इट विल बी 5 इज इक्वल टू 2t। देन टाइम विल बी 5/2, दैट इज 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी वो बॉडी वहां पे रेस्ट पे लेके आनी है तो मेरा टाइम टेकन कितना होगा, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने लिफ्ट प्रॉब्लम किया है, मास और पुली प्रॉब्लम किया है, उसके साथ उनके न्यूमेरिकल्स करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर में अलग अलग डिफर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में जो जो हमने आज किया है सारे यूज होना है, तो आप इसे याद रखिएगा और पढ़िए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये चैप्टर आगे के लिए इजी होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।